आमंत्रित बहनों और भाइयों, आज ये लखनऊ में तीसरी या चौथी बार की संगीति हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इतिहास में ये जो यूपी और बिहार का इलाका है, ये बुद्ध के चरण स्पर्श से बहुत ही प्रभावित हो चुका हुआ इलाका है। इस इलाके ने दुनिया को एक नई सोच दी है, नया संघ भी दिया है। जो पुरातन संघ है वो हमेशा फाइन ट्यून यानी दुरुस्त होता रहता है और दुनिया को नई दिशा दिखाता है। मैं ये समन संघ के इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी की आज खासकर जो संगीति है, इस विषय के उपलक्ष्य में समन संघ क्या है, इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, आज वर्तमान में हम संघ से क्या कर सकते हैं और संघ में जुड़कर हम लोग आगे चलते हुए इस देश को राष्ट्र कैसे बना सकते हैं। और जैसा कि बाबा साहब ने बुद्ध धम्म में कहा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड इज पॉसिबल थ्रू बुद्धिज्म। बुद्ध के विचारों से, बुद्ध के धम्म के आधार पर हम दुनिया की पुनर्रचना कर सकते हैं। भारत बुद्ध में करने की बात तो छोड़ो, हमारे बोधिसत्व गुरु ने हमको दुनिया के ऊपर राज करने की सहूलत दी है, लेकिन पिछले 70-72 सालों से उस महामानव के विचारों के ऊपर हमने चलना गंभीरता से छोड़ दिया। इसलिए हमारी आज हालत ऐसी बनाई हुई है कि जिसको हम अपना लीडर मानते हैं, संविधान, भारत का संविधान हमारा आज लीडर है। जैसा बुद्ध ने कहा कि मय्यंग पश्यति यो धम्मा पश्यति, यो धम्मा पश्यति मय्यंग पश्यति। जो मुझे जानता है वो धम्म को जानता है, मेरे बाद में आपका गुरु धम्म ही है। तो इसीलिए बाबा साहब के 3 कोटेशन में बताऊंगा। समन संघ की हिस्ट्री है, उसका हिस्टोरिक रेफरेंस क्या है और आज हमें क्या करना है, क्यों संघ की जरूरत है और ये समन संघ दुनिया को क्या दे सकता है, इसके ऊपर संक्षिप्त में 15 से 20 मिनट में लूंगा। सबसे पहले मैं समन संघ का तहे दिल से आभारी हूँ कि समन संघ ने मुझे आदेश दिया है कि आज का मैं इसका कंसेप्ट, शॉर्ट कंसेप्ट बता दूँ। तो ये जो समन संघ है, उससे पहले बुद्धिजीवी के लिए बाबा साहब ने क्या कहा। बाबा साहब का एक कोटेशन है। बाबा साहब कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास इज इन्फ्लुएंशियल क्लास, बुद्धिजीवी वर्ग है ये प्रभावशाली वर्ग होता है। और बुद्धिजीवी वर्ग से बाबा साहब अपेक्षा करते हैं बिकॉज ही कैन फोरसी। बुद्धिजीवी वर्ग है वो भविष्य में ताक सकता है, भविष्य में देख सकता है, उसको भविष्य उसके समझ में आता है। इसीलिए मेरी मूवमेंट की, मेरे भविष्य की सारी प्लानिंग की जिम्मेदारी बुद्ध पर है। ये अपेक्षा बाबा साहब ने बुद्धिजीवी लोगों के ऊपर डाली है। इसलिए समन संघ ने सारे बुद्धिजीवियों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जैसा कि डॉक्टर स्वामी सर ने अभी कहा कि 29 लाख रजिस्टर्ड संगठन है SC, ST, OBC के इस देश में, उसमें से 4.5 लाख संगठन एक्टिव है। हर संगठन इकट्ठा होने की और इस देश को दुरुस्त करने की बात करता है, लेकिन उसकी एक ही डिमांड होती है कि मैं एक प्रोग्राम आयोजित करूं, मेरी अध्यक्षता में सारे लोग आ जाओ और हम लोग इस देश को दुरुस्त करेंगे। ये सिलसिला भिक्षु संघ से लेकर सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कर्मचारियों, सारे संगठनों में ऐसा सिलसिला चलता है और बात नहीं बन रही पिछले 72 सालों से। बाबा साहब ने 6743 जातियों को 3 कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट में इकट्ठा करके लाया था, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स दिए। SC, ST और OBC शेड्यूल्ड कास्ट जो ऐसी जाति है जिनके एजुकेशनल और सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल प्रॉब्लम एक जैसे है, ऐसी जो शेड्यूल कास्ट बनाई गई, जो जंगलों में, दराओं में, कंदराओं में रहती ऐसी जातियों को ट्राइबल बोल दिया। और जो लोग बसे हुए तो है लेकिन गुलाम बनी हुए सिस्टम के, ऐसी अदर बैकवर्ड क्लासेस 3 फॉर्मेट में लाए और उनके लिए कुछ कॉमन एजेंडा दे दिया। उसमें से एक आरक्षण एजेंडा था, और को ग्रैब करने का एजेंडा था, एक दूसरे के साथ जुड़ने का एजेंडा दिया। लेकिन ये सारी जातियों ने हमने अपने अपने खुद के संगठनों को बढ़ाने की कोशिश की। इसलिए बाबा साहब का नए भारत बनाने का, क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि इंडिया इज नॉट अ नेशन है। दोज हु बिलीव दैट इंडिया इज अ नेशन, दे आर इन इल्यूजन। भारत अभी तक राष्ट्र नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, दे आर इन इल्यूजन, वो भ्रम है। वी आर नेशन इन द मेकिंग। हम लोग निर्माण होने वाला एक राष्ट्र है। ये राष्ट्र बनेगा कैसा? देयर आर हर्डल्स टू बिकम दिस कंट्री एज अ नेशन। कौन सी बात है कि जो हर्डल है, तो जाति एक हर्डल है, वर्ण व्यवस्था एक हर्डल है, एक दूसरे को ऊंच नीच मानने की जो प्रथा है, ये सारे हर्डल्स है।
ये सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली और पॉलिटिकली यूनाइट होने के लिए सबसे बड़ी बात है। तो इसके ऊपर बाबा साहब ने मेडिसिन भी दिया। बाबा साहब ने दो बातें हमको दी है। एक बात दी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और बाबा साहब इसके ऊपर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वलिंग बुद्धिज्म, भारत का संविधान ये बुद्ध धर्म का प्रतिध्वनि है। दूसरी बात बाबा साहब ने कही है मॉडर्न साइंस इक्वलिंग बुद्धिज्म, आधुनिक विज्ञान ये भी बुद्ध धर्म का प्रतिध्वनि है। इसीलिए बाबा साहब ने एक टारगेट दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इम्प्लीमेंट करने का। दूसरा उससे बढ़िया टारगेट दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको सोशली और कल्चरली इस्टेब्लिश करने का काम जो बाबा साहब ने दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात दी है वो दिया है तथागत बुद्ध का धर्म। और बाबा साहब ने केवल धर्म नहीं दिया, उसको फाइन ट्यून करके दिया, साइंटिफिकली एडवांस कैसा बुद्ध धर्म होना चाहिए और उसको अपनाकर हम लोग भविष्य में कैसा दे सकते हैं दुनिया को। ये बात भी बाबा साहब ने सारी जिंदगी भर कही। केवल बाबा साहब ने नहीं कही, बुद्ध ने जब संघ बनाया, बुद्ध संबोधि प्राप्त होने के बाद कहते हैं कि मुझे संबोधि तो प्राप्त हो गई, लेकिन क्या मैं इस दुनिया को अकेला चेंज कर सकता हूँ? बुद्ध ने आंसर खोजा कि अकेला मैं इस दुनिया को कन्वर्ट नहीं करा सकता हूँ, परावर्तित नहीं कर सकता हूँ। तो बुद्ध के सामने एक विचार आया कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो बुद्ध ने डिसाइड किया कि मैं, मेरे दिमाग में जो बात आई है, मेरा मन जो क्लीन हो गया है, सारा मेरा चित्त मुक्त हो गया है, जो मुक्त हो गया है, ये इसी जैसा चित्त जब तक लोगों का मुक्त नहीं होता तब तक लोग फ्री जी नहीं सकते। इसलिए बुद्ध ने ये बात पंचवर्गीय भिक्षुओं को दी। उसके बाद यश आया, यश के दोस्त आए, फिर सारी बुद्ध मंगल आना। बुद्ध कहते हैं चरत भिक्षवे चारिकन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अतायिताय। ये बात बुद्ध ने कही है। जब संघ बनाया तो संघ में बुद्ध का विचार ले जाकर मैसेंजर भेजने शुरू कर दिए, और देखते देखते वो जो पुराना जम्बूद्वीप था, जो भारत था, लगभग आधा पौना भारत बुद्ध के जमाने में ही बुद्ध की पूरा कंट्रोल में आ चुका था। वही बात 200 साल बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध के धम्म के ऊपर आधारित अपनी पॉलिटिकल क्रांति की है। बाबा साहब ने एलिमिनेशन ऑफ कास्ट में कहा है, बाबा साहब लिखते हैं एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन। हर राजनीतिक क्रांति से पहले या उसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति होना अनिवार्य होता है। हमने बाबा साहब की आधी बात पकड़ ली है कि राजनीति सारे तारों की चाबी है। बाबा साहब ने उससे पहले ये कहा कि जब तक आपकी सांस्कृतिक और सामाजिक जड़ें समाज के अंदर, देश के अंदर पूरी पुरजोर नहीं जाती है, तब तक आपकी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन सक्सेस नहीं हो सकती है। बाबा साहब ने उदाहरण दिए, 3 उदाहरण दिए, उसका सिर्फ एक उदाहरण बताता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि 2500 साल पहले बुद्ध ने सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति की नींव रखी। उसके 200 साल बाद सम्राट अशोक ने अपना पॉलिटिकल भारत खड़ा किया। सम्राट अशोक का 6वां और 14वें शिलालेख में उल्लेख आता है। सम्राट अशोक कहता है ऐसा ही विधियायाम धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना होती थी। इसका अर्थ है, वो कहते हैं कि ऐसा ही विधिया, मेरे विधि यानी मेरे राज्य का कानून कैसा है, धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना होती थी। तथागत बुद्ध ने जो धम्म दिया है उसी को मैंने अपना कानून बना लिया। आप सम्राट अशोक के 14 रॉक एडिक्ट्स है, कुछ गुफा लेख है, स्तंभ लेख है, आपने पढ़ लेना। सारा का सारा जीवन उसने उसमें डाल दिया। धम्म में जो जितनी शिक्षा त्रिपिटक में थी वो सारी शिक्षा सम्राट अशोक ने अपने नीति जीवन में और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लाई। इसीलिए बुद्ध के विचारों के ऊपर आधारित धम्म खड़ा हुआ और संघ खड़ा हुआ। व्यापारियों के साथ, धम्म महामात्राओं के साथ, करीब इजिप्ट तक, इजिप्ट, खोरान, खोतान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुछ साइबेरिया तक का पार्ट और सारा भारतवर्ष और कुछ बर्मा और यहाँ तक का करीब करीब ये जम्बूद्वीप इतना बड़ा था बुद्ध के अशोक के जमाने में, आज से 2.5 गुना बड़ा था। एक बात सोचो, सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध किया और कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं तलवार नीचे डाल रहा हूँ, और फिर तलवार नीचे डालने के बाद केवल बुद्ध के विचारों से, शांति से, समता से, बंधुत्व से, करुणा से, मैत्री से, उपेक्षा से, इन बुद्ध की तत्वों के ऊपर आधारित
सम्राट अशोक ने अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा किया और देखते देखते बगैर तलवार के ऊपर उन्होंने ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन बनाया, धर्म महामात्रा बनाए। ये रज्जुक शब्द है, आयुक्त शब्द है, सम्राट अशोक ने नियुक्त किया हुआ शब्द है। तो इसके ऊपर आधारित सम्राट अशोक का विशाल महाभारत खड़ा हुआ। यही विचारधारा हमारे जितने भी महान पुरखे समन संगी है, बुद्ध से लेकर अशोक से लेकर गुरु नानक है, संत रविदास है और ज्योतिराव फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर है, मान्यवर कांशीराम जय, शाहू महाराज है, शिवाजी, इन सारे लोगों ने बुद्ध के विचारों के ऊपर आधारित काम करना शुरू किया। लेकिन बेसिक थीम यही थी कि उन्होंने संघ को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। जितने भी हमारे महान समन संगी पुरखे हैं, उनकी जीवनी अगर आप देखोगे तो उन्होंने सैक्रिफाइसेस ही सारे जिंदगी भर करते गए। तो बाबा साहब ने 1924 में बहिष्कृत हितकामी सभा बनाई। उसका हेतु और उद्देश्य आप देख लो, ऑब्जेक्ट उसमें यही बात कही है, संघ में इकट्ठा होने की। 1936 में बाबा साहब ने नरे पार्क में मुंबई में एक बहुत ही क्रांतिकारी उनका संबोधन है, इमेंसिपेशन व्हाट वे, मुक्ति किस मार्ग से हमें मिल सकती है। उस भाषण में, उस संबोधन में बाबा साहब महापरिनिर्वाण सूत्र का, तथागत बुद्ध का और आनंद का जो संवाद है वो बताते हैं। उसमें ये बताते हैं कि जब तक आप लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, शिक्षित बनो, संगठित बनो, फिर संघर्ष करो। ये बात बाबा साहब ने इमेंसिपेशन व्हाट वे इस उनके स्पीचेस के वॉल्यूम में दिया है। इसमें बाबा साहब ने बात कही है। बाबा साहब बार बार संगठित होने की कोशिश हमको करते थे और बाबा साहब पूरा धम्म और संघ का आचरण खुद करते थे। 1956 में 14 अक्टूबर में एक इंसान लोगों को आह्वान करता है, 5 लाख लोग अपनी रोटी, अपना आटा, सारा कुछ लेकर दीक्षा भूमि में नागपुर में आते। वो सोच नहीं पाते, लेकिन उनमें इंसानियत बसी होती है, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा समन संगी होता है जिसके ऊपर उसका विश्वास होता है। बुद्ध कहते हैं कि आरोग्य परमालाभा, संतुष्टि परम धनम, विश्वास परम ज्ञाति, निब्बानं परम सुखम। बुद्ध कहते हैं कि आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतुष्ट रहना सबसे बड़ा धन है, और विश्वास से सबसे बड़ा नाता है, और निब्बान सबसे बड़ा सुख है। बुद्ध ने जो विश्वास की बात कही है, विश्वास तभी पैदा होता है जब एक जैसा सोचने वाले लोगों का संघ बनता है। समन संघ ने ये सारे हमारे पुरखों की विचारधारा को अपनाया, 10 गोल्डन रूल बनाए। 10 गोल्डन रूल जो बनाए, बुद्ध ने जो मंगल सूत्र बनाया है, 38 मंगल सूत्र बनाए, उसमें से निचोड़ निकालकर समन संघ ने 10 गोल्डन रूल्स बनाए। 10 गोल्डन रूल का, जिसके बारे में अभी जिक्र होगा एक एक रूल्स के बारे में, उसका आचरण जो भी बात करता है, जो संघ से जुड़ता है, पहले उसका आचरण करता है। जैसा सम्राट अशोक बोलते थे कि जो आज्ञाएं मैंने रॉक एडिक्ट पे, जो गुफाओं के लेखों पे और स्तंभ के लेखों पर दे दी है, उसका आचरण मैं खुद ब खुद करता हूं। तो यही बात हमको दोहरानी है, क्योंकि अगर हमको पॉलिटिकल रेवोल्यूशन अगर सक्सेस करनी है तो सोशल और कल्चरल रेवोल्यूशन की नींव आपको डालनी पड़ेगी। ये नींव डालेगा कौन? एक जैसे सोच करने वाले लोगों का संघ हमको खड़ा करना होगा, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बुद्धिजीवी लोगों की, इंटेलेक्चुअल लोगों की है। इसीलिए समन संघ गहराई से पिछले 2-2.25 साल से 26 महीने हो चुके हैं, हर दिन 8 से 11 के दरमियान मीटिंग चलती है समन संघ की। एक दिन भी स्टॉप नहीं हुआ। करीब 200-250 लोग हर दिन रहते हैं। शनिवार को सन्निपात बहुल होता है, जिसके बारे में सन्निपात बहुल क्यों, इसका महत्व क्या, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो शनिचर के दिन, सन्निपात बहुल के दिन, सारा संघ इकट्ठा बैठता था। जितनी भी समस्याएं पूरे हफ्ते में आती थी, उसके ऊपर डिस्कशन होता था। वज्जी लोगों का फार्मूला सारा उस वक्त के जमाने में इंप्लीमेंट होता था। अजात शत्रु जब तक वज्जी लोगों का संघ बना था, वज्जी का जो राज्य है उसको वो अपने कब्जे में ले नहीं पाया। ये सारी बात निचोड़ में हमको गंभीरता से सोचनी है। इसलिए आज जमा हो चुके सारे बुद्धिजीवियों को हम तहे दिल से अपील करते हैं, इसके ऊपर सोचो कि बाबा साहब ने जो नींव हमें दी है, क्या ये मेरे लिए है, क्या इसका महत्व मेरे लिए है? अगर है तो मैं समन संघ से जुड़ना चाहता हूँ। समन संघ कहता है कि आपका जो संगठन है उसका काम बंद करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी संगठन धम्म का है, पॉलिटिकल है, सोशल है, कर्मचारी का जो भी है,
क्या आप एक जगह पर आकर सोच सकते हो? क्या आप 10 मुद्दे हैं तो उसमें एक जगह पर इकट्ठा आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उस 10 मुद्दों को एक एक लेकर उसकी जिम्मेदारी ले सकता है? अगर ले सकता है तो एक जगह पे इकट्ठा आने के लिए आप हमारे साथ आ जाओ, खुली चर्चा करो। समन संघ किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। समन संघ कहता है कि आप कोई भी सवाल पूछो, हम भी प्रति प्रश्न करेंगे, लेकिन अपेक्षा करता है कि क्या ये 4.5 लाख संगठन कम से कम इकट्ठा आने के लिए तैयार है? अगर नहीं है तो समन संघ की बात सुनो, यहाँ पर विचार करो, चिंतन करो, और उस चिंतन में से जो भी आउटपुट निकलेगा उसके ऊपर आचरण करो। तो इसलिए हर महीने के 1 तारीख को समिति लगती है, हाउस लगता है। उस हाउस में जितने भी लोगों के प्रस्ताव, इसके ऊपर नियम होता है और उसके ऊपर सारे समन संघी साथी इकट्ठा रहकर काम करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे समन संघ 18 राज्यों तक फैल चुका है और 8 देशों में फैला हुआ है। जो भी साथी समन संघ की मीटिंग को, ऑनलाइन मीटिंग को 8 दिन से ज्यादा तक सुनता है, उसको समन संघ का कार्य करने का तरीका, उसका ढंग, लोगों के प्रति बिहेवियर का पैटर्न, सारा कुछ समझ में आएगा। इसलिए समन संघ आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि आप इकट्ठा आ जाओ। अगर आप इकट्ठा नहीं आओगे तो आने वाले 2 साल में 2024 के बाद हो सकता है जिसको आपने लीडर माना, वो भारत का संविधान जिसने आपको फंडामेंटल राइट दिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से इकोनॉमिक रेगुलेशन का सारा फार्मूला दिया है, हो सकता है कि सारा कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। और उसके बाद आप अगले जनरेशन को क्या जवाब दोगे? अगली जनरेशन कहेगी कि मेरे बाबा साहब ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया था, हमारी जनरेशन ने उसको गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए भविष्य का जितना भी जिम्मा है उसके जिम्मेदार है। इसलिए सारे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स को मैं समन संघ की ओर से तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समन संघ को यही 25 वेदी तक हो, आओ, देखो, इसकी जांच करो, परखो। और कालाम सूत्र में जब उत्तर कहा है कि मैं कहता हूं इसलिए नहीं, परंपरा से चलते आया हो इसलिए नहीं, किसी ग्रंथ में लिखा हो इसलिए नहीं, पुरखों ने दिया इसलिए नहीं, उसको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के जो फार्मूला है लिटमस टेस्ट से उसको टेस्ट करो, देखो, परखो, जानो, अगर सही लगे तो उसमें आ जाओ। अगर ये इससे बढ़िया रास्ता अगर किसी संगठन के पास, किसी पार्टी के पास, किसी व्यक्ति के पास, किसी नेता के पास अगर है तो हमें बताओ, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं है तो कृपया समन संघ में आए, समन संघ की फिलॉसफी को, समन संघ के रूल्स रेगुलेशन को, समन संघ के 10 गोल्डन रूल्स को जानने की कोशिश करो। अगर आप इसको गंभीरता से इंटेलेक्चुअल स्तर पर आप जांचने की कोशिश करोगे तो हमें उम्मीद है कि हम लोग यूनाइट हो जाएंगे। इकट्ठा होने में संगे शक्ति, संघ में शक्ति है। ये बुद्ध का विचार हम अपने मन में, अपने चित्त में अगर उतार लेंगे तो समन संघ ने जो बिड़ा उठाया है सक्सेस होने वाला है। मेरे वक्तव्य से अगर कुछ गलती हो गई है तो संघे यो खलितो दोषो संगो खमसुत्तम, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सच्चिदानंद। साधु साधु साधु। 23 में संघ को समझा,